हेलो एवरीवन। सो क्लास 7th की ज्योग्राफी की बुक से चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पेशली अमेजन बेसिन से रिलेटेड फैक्ट और इंडिया में किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, किस तरह के पेड़ पौधे, कैसे जानवर पाए जाते हैं ना। तो ये सारे फैक्ट जो यहाँ इस चैप्टर में आपको जानने को मिलने वाले हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारा टारगेट था कि क्लास 6 to 10th की ज्योग्राफी हम पहले कंप्लीट करेंगे। सो वो टारगेट एक चैप्टर और करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और अगर अभी तक आप सभी ने नहीं देखा है तो ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी कैंडिडेट अब बीपीएससी देने वाले हो, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 का अनाउंसमेंट भी हो चुका है और बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम भी उतनी ही जल्दी करा लिया जाएगा ना। तो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सीटेट देने वाले हो जुलाई में, तो जरूर इन क्लासेस को लीजिएगा। ठीक है, आपको जो पीडीएफ्स वगैरह हैं आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, इस तरह से चीज़ें हाईलाइट करके दी जाती हैं ताकि आप इजीली दोबारा जब भी रिवाइज करें ना तो इसी से कर पाएँ। सो अमेजन बेसिन है क्या आखिरकार, ये समझ लेते हैं। देखिए, अमेजन बेसिन जो है ये कॉन्टिनेंट आपका जो दक्षिण अमेरिका है ना, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, तो हम यहाँ पे बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। और ये जो आप नदी देख पा रहे हो अमेजन नदी है और इसका प्रवाह तंत्र आप देख पा रहे हो कि कितनी नदियाँ किस तरह से इसका किन किन कंट्रीज़ में दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिलता है ना। तो इस पूरे एरिया को अमेजन बेसिन का नाम दे दिया गया है। और यहाँ की मिट्टी कैसी होगी, यहाँ पे लोगों का जीवन किस तरह से वो अपना व्यतीत करते हैं, हर एक फैक्टर यहाँ पे इस चैप्टर में आपको जानने को मिलेगा, जो कि एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं आपके। सो बात करते हैं तो भाई, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य स्थित होता है। ठीक है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा आप जानते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच का जो एरिया होता है ना उसे उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पे अच्छा खासा गर्मी पड़ता है। और भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अब जो अमेजन है, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के गुजरती है और यह पश्चिम में पर्वतों से निकल करके पूर्व में अंध महासागर में जाकर के गिर जाती है, जिसका प्रवाह अगर आप देखोगे मैप में तो इधर यहाँ से इसका उद्गम है कहीं और इधर से बहते हुए इधर जाकर के ये अंध महासागर में गिर जाती है। आगे क्या कहते हैं, अब मुहाना और उद्गम, आपको ये दोनों पॉइंट ऑलरेडी पता है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है ना। देखिए, उद्गम क्या होता है? जहाँ से नदी का उद्गार हुआ है, जहाँ से निकली हुई है ना एक तरह से। और मुहाना जहाँ पे जाकर के वो किसी बड़ी महासागर या सागर में विलीन हो जाती है, तो उसे उसका मुहाना कह दिया जाता है। तो आप दोनों चीज़ समझ चुके हैं कि जो अमेजन नदी है वो इधर पहाड़ों से निकलती है और उसके बाद जाकर के अंध महासागर में विलीन हो जाती है, वो उसका मुहाना है। अमेजन नदी में बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि आगे मिलती हैं और एक बड़ा प्रवाह तंत्र बनाती हैं, जिन्हें सहायक नदियाँ कह दी जाती हैं ना। और यह नदी बेसिन जो है ब्राज़ील के भागों में, पेरू, किस किस कंट्रीज़ में फैला हुआ है ये देख लीजिए ना। ब्राज़ील आपको देखोगे मैप में तो पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है, यानी कि बहती है। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये आपका पेरू हो जाएगा, दिस इज़ ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, इक्वाडोर। तो ये सारे आपके कंट्रीज़ हैं जहाँ से होकर के अमेजन बेसिन गुजरता है। सहायक नदियों के बारे में बता ही दिया कि आखिर क्या होती है। अब यहाँ की जलवायु को समझ लेते हैं ना कि अमेजन बेसिन की जलवायु कैसी होती है। देखिए, अमेजन बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, जैसे कि हमने ऊपर देखा अभी। और पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म एवं नम जलवायु रहती है और यहाँ मौसम जो है दिन और रात में दोनों ही समय लगभग समान रहता है ना। बहुत जगह आपने देखी होंगी जहाँ पे दिन में अच्छी खासी गर्मी होती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होगा दिन और रात लगभग बराबर होता है, गर्म एवं आधा ही रहता है। ठीक है, और शरीर में आपको चिपचिपाहट महसूस होगी, इस तरह से चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जलवायु कैसा है ये आप समझ चुके होंगे। अब वर्षा वन की बात करते हैं तो देखिए, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण भूमि पर सघन वन पाए जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं ना। इतने घने होते हैं कि एकदम छत का जैसे छत बन जाती है ना। और इवन अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको ज़मीन नज़र भी नहीं आएगी। इवन सूर्य की किरणें जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल तक पहुँच ही नहीं पाता है, इतने ज़्यादा घने वन जंगल पाए जाते हैं। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम रहित है, नम बनी रहती है यहाँ पे। और यह केवल वही वनस्पति पनप सकती है यहाँ पे जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। लाइक अगर उन पर एक तरह से धूप नहीं ना भी पड़े तो भी वो अपने आप को ग्रो कर सके, बढ़ सके, केवल वही वनस्पतियाँ यहाँ पे उग पाती ना, क्योंकि ज़मीन तक, नीचे तक जो सूर्य का प्रकाश है वो पहुँच ही नहीं पाता है, बिकॉज इतने ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। और परजीवी पौधे के रूप में यहाँ पे आर्किड और ब्रोमिलॉयड पैदा होते हैं। देखिए, ये दो ऐसे वृक्ष हैं, पेड़ हैं जो परजीवी है। परजीवी यानी कि ये दूसरे पौधे पे डिपेंड होते हैं और उनसे ही अपना खाना पानी जो भी चीज़ें हैं वो अपने नीड को फुलफिल करते रहते हैं ना। तो ये कौन से दो हैं ये आप नाम याद करके रखेंगे। आगे कह रहे हैं कि टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पच्छती वाले मकाओं और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पंछी, जो कि भारत में पाए जाने वाले जो भी पंछी देखोगे ना उनसे बहुत ज़्यादा अलग आपको नजर आएंगे। ये कौन कौन से हैं?
टूकन हो गया, गुंजन पंछी हो गया, रंगीन पक्षी। तो ये आप जैसे देख पा रहे हो इनकी चोंच कितनी लंबी है, और ये क्यों होता है, क्योंकि ये भोजन वगैरह खाने के लिए इस तरह से इनके बॉडी का शेप बना हुआ है। इनका जीवन इतना आसान नहीं होगा ना, जैसे कि आपने इंडिया में देखे होंगे तो छोटे छोटे चोंच होते हैं दाने चुगने के लिए इस तरह से ना, बाकी इनकी चोंच काफ़ी बड़ी नजर आएगी। और पिक्चर में भी देखोगे तो ये टूकन पंछी आपको नजर आ रहा होगा। और प्राणियों की बात करते हैं तो बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये जानवर हैं। आगे देखते हैं तो मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में आपको पाई जाएंगी ना। अब ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि एक ऐसी मछली भी है जो मांस खाती है, और वो कौन सी है, पिरान्या मत्स्य। ठीक है, कौन सी है, पिरान्या मत्स्य, और जो कि पाई कहाँ जाती है, तो अमेजन नदी घाटी में ही आपको देखने को मिलेगी। अब ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो कि अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। ठीक है, अपनी पत्तियों में ही जल को कलेक्ट करके रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए, क्या पता भाई एनसीईआरटीज़ में है तो आपसे पूछ लिया जाए। आगे क्या कहते हैं भाई कि वर्षा वन के निवासी। अब कर्तन और दहन, या फिर इसे को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, दहन कृषि पद्धति भी कहा जाता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं ना। अब ये क्या है इसे हम समझ लेते हैं। अब ये अमेजन बेसिन की ही बात हो रही है, और वहाँ पे टैपियोका, अनानास, शकरकंद आदि इस तरह की जो चीज़ें हैं उगाई जाती हैं, और मछलियाँ वगैरह उनका भी शिकार किया जाता है, बट मिलना इतना ज़्यादा निश्चित नहीं होता है, जिसकी वजह से ये साग सब्जी और इस तरह की चीज़ें भी जो परिवार की औरतें होती हैं वो उगाती हैं, ताकि उनका जीवन भरण पोषण प्रॉपर चलता रहे, हर एक चीज़ करते रहें वो ना। और यहाँ पे कर्तन एवं दहन पद्धति भी प्रचलित है। अब ये क्या है, ये आपको पता ही है ना, कि कोई ज़मीन का टुकड़ा होगा, उस ज़मीन के टुकड़े में जंगल कह लीजिए, जंगल है जहाँ पे खूब सारे पेड़ वगैरह उगे हुए होते हैं ना, उनको कट कर दिया जाता है उसी जगह पे, और उनमें आग लगा दिया जाता है और वो जल जाते हैं। ठीक है, और फिर उसी भूमि लाइक जो भी उसमें कुछ अलग से उर्वरक का इस्तेमाल ये नहीं करते हैं, उस भूमि की अपनी जो खुद की जो उर्वरक क्षमता होती है उसी का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें खेती करते रहते हैं। जब एक वक्त के बाद उन्हें महसूस होता है कि अभी इसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई है, तो उस ज़मीन के टुकड़े को छोड़ देते हैं, और फिर वो आगे दूसरे इस तरह के टुकड़े को, ज़मीन के टुकड़े को ढूंढते हैं ना, और वहाँ पर सेम प्रोसेस को रिपीट करते हैं। और फिर कुछ सालों के बाद आएंगे तो वापस से यहाँ पर फिर वही सिचुएशन हो जाता है, पेड़ पौधे उग चुके हैं, खरपतवार है ना, फिर से वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है दहन एवं कृषि, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है ना। तो इस तरह से ये चीज़ आप, तो इसका भी इस्तेमाल अमेजन बेसिन में लोग जो है वो करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन्योक आप देख पा रहे हो ना, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं आपके ना, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। अब ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति जो है इस्तेमाल कहाँ करी जा रही है, बेसिन में, अमेजन बेसिन में करी जाती है। और इनका मुख्य आहार मेन्योक है, जिसे कसावा भी कहा जाता है। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होने वाला एक तरह की सब्जी है कह लीजिए ना। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, यानी कि जो चींटियाँ होती हैं उनकी जो रानी और उनका जो अंडकोश है उसको भी खाना पसंद करते हैं जो भी लोग अमेजन बेसिन में रहते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है। और कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, कुछ उस तरह के इनके घर बने हुए होते हैं जिसके अंदर ये लोग निवास करते हैं। जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट्स जैसे घरों में भी रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अब अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। रीज़न क्या है, तो भाई पुराने समय में वन के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय होता था, यानी कि सिर्फ नदियों के माध्यम से ही वो उसके अंदर प्रवेश कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और पहुँचने के रास्ते बहुत सारे हो गए, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, और इस तरह से चीज़ें वो करने लग गए ना, तो चीज़ें धीरे धीरे आसान होती गई उनके लिए। तो खैर देखते हैं, तो ये जो हमने सारी चीज़ें देखी ये अमेजन बेसिन से रिलेटेड थी। अभी हमें जानना है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरह से जीवन लोगों का होता है। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र तो हैं ही, और इनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ना, वो सभी मिल करके गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। अब कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं, और ये सब मिल करके गंगा बेसिन का निर्माण करेंगी। जैसे कि ये आप मैप में भी देख सकते हो ना। इसका उद्गम कहाँ से है, तो उत्तराखंड से उद्गम होता है गंगा नदी का ना। इस तरह से प्रवाहित होते हुए इधर से कई सारी नदियाँ आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना को माना जाएगा ना। यमुना, गंडक, कोसी आती हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आएगी और यहाँ पे मिलकर के मेघना का निर्माण करते हैं, और फिर ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाहित हो जाता है। अब मैदानी क्षेत्र जो है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन की बात करते हैं, तो ये एक मैदानी क्षेत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कई तरह के फसल और इन हर चीज़ों का उगाया भी जाता है, और साथ में यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि घनी बस्ती आपको देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि बेसिन का एरिया है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा निवास करेंगे, क्योंकि मिट्टी उपजाऊ होती है, और वो जो चाहें वो इस तरह से चीज़ें ग्रो कर सकते हैं वहाँ पर ईजिली, आसानी से, अगर पर्वतीय क्षेत्रों के कंपेरिजन में देखा जाता है तो।
इसके आसपास लोग ज़्यादा निवास करना पसंद करेंगे। आगे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ लोग सिल्क के कीड़ों का भी संवर्धन करते हैं और उससे सिल्क का उत्पादन करते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? सागवान, साखू और पीपल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। डेल्टा क्षेत्र यानी कि जहाँ पे इन दोनों रिवर्स का एंड पॉइंट होता है और ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं, उस एरिया को डेल्टा कहा जाता है। और वहाँ पे उस डेल्टाई एरियाज़ में किस तरह के पौधे पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश, जो कि ठंडे प्रदेश हैं काफ़ी ज़्यादा और तीव्र ढलान वाले यहाँ पे भागों में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढलान देखने को मिलता है, यहाँ पे चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। आगे क्या है कि भाई बेसिन जो है इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। अब स्पेशली आपको ये याद रखना है कि एक सींग वाला गेंडा जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ही पाया जाता है, जैसे कि आसाम में यहाँ पे आपको एक सींग वाली गेंडा देखने को मिलता है। और डेल्टा क्षेत्र, जो कि डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, उस एरिया में बंगाल टाइगर जो है ये स्पेशली आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बंगाल का ही एरिया है, वहीं पर डेल्टा का निर्माण हो रहा है। मछली एवं चावल स्पेशली इन जगहों पे फेमस है। जैसे बंगाल में जाओगे आप तो स्पेशली वहाँ पे मछली और चावल खाने वाले आपको लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो चावल वगैरह इसका मतलब उपज भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। और ये वेदिकाएं आप देख पा रहे हो। वेदिकाएं मतलब जो ये ढलान वाली भूमि होती है तो इस पर पानी का बहाव एकदम से ना हो, मिट्टी कटे ना, इस वजह से जीने बना दिए जाते हैं ताकि जो वेदिकाओं का निर्माण कर दिया जाता है, क्योंकि खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर कृषि करने के लिए एक तरह से सरलता से ईजिली कर सकें और कटाव ज़्यादा ना हो ना, मिट्टी का अगर पानी बह रहा है तो मिट्टी ना कटे, इस वजह से इस तरह से बना दिया जाता है ना। तो ये आप समझ पाए होंगे कि वेदिका कृषि क्या है, तो इस चीज़ को दिमाग में आपको रखना है। अब यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था बिहार के बारे में बताया गया है। अब जो मछलियाँ होती हैं ना, इनका भोजन जैसे कि वेलिनेरिया और हाइड्रिला, ये मछलियों के भोजन हैं, ठीक, खरपतवार हैं जिनको खा करके मछलियाँ अपना पेट भरती हैं। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं स्पेशली। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी होता है ना, एक तरह से इन्हें स्वच्छ जल माना जाता है, अम्लीय जल माना जाएगा। और इसमें इसी अम्लीय जल में ही डॉल्फिन मछली पाई जाती है। इसी के आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कैसे है, स्वच्छ जल के स्रोत है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। किसे? डॉल्फिन मछली को। और सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले और गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। अगर ये मतलब प्रदूषित होता या फिर लवणीय जल इसमें पाया जाता ना, तो ये जो मछली है, डॉल्फिन है, ये इसमें नहीं पाई जाती, ये इसमें नहीं रह सकते थे। अगर ये हैं, निवास करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पानी स्वच्छ है और शुद्ध कह सकते हैं ना। अंधी डॉल्फिन, ये पिक्चर भी आप देख सकते हो इसका। तो इस तरह से ये हो गया। आगे क्या कहते हैं भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करी गई थी। क्यों करी गई थी? तो भाई जो स्वच्छता है उसको बढ़ाने के लिए, साफ़ सफाई और इन सब चीज़ों को लेकर के 2 अक्टूबर जैसे गांधी जयंती होती है, तो 2014 से इसकी शुरुआत करी गई ना। ये डेट आपको याद होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब करी गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को करी गई थी। अब बहुत से ऐसे शहर हैं जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए ना, जैसे कि अगर हम गंगा की बात करते हैं तो इलाहाबाद में तो संगम है ना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का मिलन बिंदु। कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों का नाम आपको याद होना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं कि नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावी माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, ठीक है, हुगली नदी है और उसी पे पत्तन बना हुआ है। और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी देखने को मिलते हैं। देखिए, पर्यटन इन बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य एवं तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ना। स्पेशली आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, और बस इससे ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा। और ये चैप्टर आई थिंक यहीं पे आपका ख़त्म हो जाता है ना। और नमामि गंगे कार्यक्रम की भी शुरुआत करी गई थी ताकि गंगा नदी को संरक्षण दिया जा सके ना, उसमें लोग गंदगी ना मचाएं। तो इस चैप्टर के जितने भी स्पेशली 2 चीज़ें दी गई थी, एक अमेजन बेसिन से रिलेटेड, वहाँ का जीवन कैसा है, और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा होता है ना। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक चैप्टर और बचता है जो कि हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।